तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहसाणा के मोढेरा में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुंडेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद सूर्य मंदिर का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ में राष्ट्रपति पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हुई शामिल। कहा, छात्रों के उत्कृष्ट विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी अहम भूमिका। राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का किया उद्घाटन। बैठक में क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा जारी। गृह मंत्री दरगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में राज्य स्तरीय पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में बेमौसम बरसात से जनजीवन बेहाल। दिल्ली में 2007 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश की गई दर्ज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। 20 से ज्यादा राज्यों के लिए आईएमडी का येलो अलर्ट। उत्तर कोरिया ने 2 हफ्ते में 7वीं बार जापान की तरफ दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान ने कहा, उत्तर कोरिया की ये हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वहीं उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा, अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया मिसाइल परीक्षण। और खेल की खबरों में रांची में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। पहला मैच गंवाने के बाद सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ योगासन के आज होंगे फाइनल मुकाबले। पदक तालिका में सर्विसेज पहले और हरियाणा दूसरे स्थान पर मौजूद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आज दोपहर बाद गुजरात पहुंचेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री शाम में उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मुंडेश्वरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मेहसाणा जिले जाएंगे और मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सोलर विलेज के रूप में घोषित करेंगे। इस गांव में 1300 से ज्यादा ग्रामीण घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है और 15 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है, जो सरप्लस अक्षय ऊर्जा को पावर ग्रिड के जरिए गुजरात के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर है और ये 6 मेगावाट का सोलर पावर है और 15 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है कि जो दिन के दौरान जो भी सोलर एनर्जी होगा वो स्टोर करेगा प्लस सप्लाई भी करेगा विलेज को, और रात में वो कंटिन्यूस सप्लाई करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया है कि सोलर रूफटॉप्स हर गांव मकान पे लगाए जो टेक्निकल फिजिबल थे। तो मोढेरा गांव में 1100 से ऊपर जो मकान की संख्या है जिन्होंने वहां पे हमें 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है, और करीबन 13 से 15 से ज्यादा भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे भी हमने 200 किलोवाट से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। मोढेरा स्थित माता मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी भी हैं, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी माता की पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वे यहां माता का दर्शन करेंगे। माता जी को पहले हाथ जोड़ समायतना करवाएंगे और माता जी की से पूजा अर्चना पूरी होने के बाद उसके हाथ से मारते उतारेंगे, माता को भोग लगाएंगे और यहाँ माता जी की चढ़ी हुई एक माता की जो चुनरी बोलता है ना, वो माता की प्रतीक रूप सेवा के रूप में उसके देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर जाएंगे, जहां वे लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे।
माता मोडेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के इसी सन टेम्पल में आएंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये मंदिर बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है और साल में एक दिन यानी 23 मार्च को यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर तक जाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे खास बात यह है कि पूरा मोढेरा गांव अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा, चाहे बात ईवी चार्जिंग की हो या फिर पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मोढेरा स्थित मंदिरों की। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में मोढेरा गांव मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहसाना विजिट में सबसे अहम है मोढेरा का ये अक्षय ऊर्जा को क्षेत्र में जो शुरुआत करने जा रहे हैं। देश का पहला मोढेरा ऐसा गांव बनने जा रहा है जहां पे कि 24/7 जो है सोलर सिस्टम के जरिए जो है वो पावर सप्लाई की जा सकेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक इस मॉडल के तहत कि किस तरीके से ये सोलर प्लांट है, जो जहां से कि जो स्टोरेज सिस्टम है उसे जो है सप्लाई वहां से स्टोरेज भी किया जा सकता है। और इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विलेज है तकरीबन 1300 ग्रामीणों के जो घर है उनके रूफ टॉप पर जो है वहां पर सोलर जो के पावर लगाए गए हैं ताकि उससे जो उनको जो है सप्लाई मिल सके। और जो सरप्लस होगा, जो सोलर सरप्लस होगा वो जो ग्रिड है उनको दिया जाएगा और इस ग्रिड के जरिए जो सप्लाई है वो आगे भी गुजरात के अंदर बाहर जो है वहां पर उसे भेजा जा सकेगा। तो देश का पहला ऐसा गांव मोढेरा बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा पे निर्भर करेगा और ये शायद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मोढेरा, मेहसाना। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में एनईसी यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 70वें पूर्ण सत्र में भी शामिल हुए। एनईसी की बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीएल वर्मा, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और एनईसी के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बाद में गृह मंत्री कोलाघाट जिले स्थित डेरगांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने आज गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि वे गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रार्थना करने के बाद बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को संबोधित करते हुए कॉलेज के गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये कॉलेज अपने 100 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीक शिक्षा प्रदान कर रहा है। अधिक वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान ये कॉलेज विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल के शिक्षा देकर देश की सेवा में अपना योगदान करता रहता है। पीईसी नॉलेज और एक्सीलेंस के एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में माना जाता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का केंद्र भी बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्रों के उत्कृष्ट विकास में अहम योगदान उसका बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेज छात्रों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि एक अच्छी शिक्षण संस्थान वो है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है, देखभाल की जाती है, प्रेरणादायक वातावरण होता है और अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों का व्यवस्था होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि
पीईसी में ये सभी विशेषताएं विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज उत्कृष्टता की दिशा में अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में 2007 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं लगातार बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिल्ली में ठंड का आगमन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलावा दक्षिण के भी कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर 2 इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से कड़ाके की ठंड भी हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद हो गया है। चंपावत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बलरामपुर जिला बाढ़ की भीषण समस्या से जूझ रहा है। राप्ती नदी के साथ सभी पहाड़ी नालों में उफान से स्थिति और भी भयावह हो गई है। ग्रामीण इलाकों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जगह जगह जल भराव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। वहीं एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जारी है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं गोरखपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नोएडा में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन बारिश जारी रहेगी। कहीं कहीं काफी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। बारिश के कारण कुछ रूट्स पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सबसे ज्यादा समस्या नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर वाहनों की लंबी कतार के साथ देखी गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 126 में जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में हो रही झमाझम बारिश से मौसम का भी मिजाज बदल गया है। 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश से तापमान में कमी आई है। वहीं मौसम ने ठंड का एहसास करा दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगह सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है। कई जगहों पर जल भराव होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर भी पानी भर गया। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद नदीम कॉलोनी के टोली चौकी की सड़कों पर भारी जल भराव हो गया। शहर के कई इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हैदराबाद में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज तमिलनाडु के चेन्नई में डीएमके पार्टी की आम परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता एमके स्टालिन को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए स्टालिन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया।
इसी बैठक में पार्टी नेता दुरई मुरुगन को महासचिव और टीआर बालू को कोषाध्यक्ष चुना गया। मन की बात कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने दिव्यांग बच्चों की बात कही। ऐसे बच्चे जो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात रख नहीं पाते। ऐसे साथियों के लिए साल 2015 में साइन लैंग्वेज की शुरुआत की गई थी। साइन लैंग्वेज ने ऐसे बच्चों के भविष्य को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 2015 से पहले दिव्यांग बच्चों के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे और न ही कोई मापदंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में कहा, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना ने ऐसे दिव्यांग बच्चों की किस्मत बदल दी है। संस्थान ने अभी तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशन की डिक्शनरी तैयार की है। जितने भी बधिर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी और साइन लैंग्वेज में मटेरियल नहीं था। जो डेफ बच्चे थे उन्होंने बहुत ही सफ़र किया और डेफ लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद सरकार ने ISLRTC की स्थापना की और हम सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हैं इसके लिए। ISL डिक्शनरी बन गई 3000 वर्ड्स की, उसके बाद 6000 शब्दों की और डिक्शनरी बनी, उसके बाद 6000 शब्दों की बनी, तो टोटल ऐसे 10,000 शब्द हो गए ISL में। जैसे वो सारी डिक्शनरी को डिवाइड किया गया है A to Z के शब्द में, उसके साइनिंग्स क्या है वो सब बताया गया है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज दिवस के मौके पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी का वीडियो बनाकर उसका प्रसार हो रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू किए हैं। 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जिस अभियान की शुरुआत हुई थी उसकी फहरिस्त लाखों में पहुंच चुकी है। मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने कई बहुत अच्छे उदाहरण दिए। जैसे उन्होंने एक पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया, पूजा और तिनका का हरियाणा से। उनके जो बच्चे डेफ थे उनके साथ बातचीत करने के लिए पेरेंट्स ने अपना साइन लैंग्वेज सीखा। और ऐसे हम भी चाहेंगे कि इवन बच्चों के जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, चाहे क्लासमेट्स हैं, वो भी कुछ लोग आगे आएँ और साइन लैंग्वेज सीखें, ताकि अब डेफ बच्चों के साथ एक उन्हीं की भाषा में अगर बातचीत कर पाएंगे तो उनको एक सुकून भी मिलेगा और बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन भी एक बढ़ पाएगा। 2011 की जनगणना की बात करें तो देश में दिव्यांगों की संख्या 2 करोड़ 68 लाख है। 50 लाख से ज्यादा श्रवण बाधित हैं। ऐसे युवाओं के लिए पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों का पाठ्यक्रम साइन लैंग्वेज में तैयार करने का फैसला हुआ है। 6ठी कक्षा तक के बच्चों की पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। NCERT और ISLRTC ने एक MOU साइन किया हुआ है जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें जो है वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है। इस काम के तहत अभी तक कक्षा 6 तक की किताबें ISLRTC और NCERT ने साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ली हैं। तो अभी भी काम बहुत बाकी है। साइन लैंग्वेज के क्षेत्र ने युवाओं के लिए अवसर खोल दिए हैं। देश भर में ऐसे लाखों युवाओं की मांग है जो विविध क्षेत्रों में अपना परचम लहरा सके। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में काफी उछाल देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष में 8 अक्टूबर तक कर संग्रह में 23% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.98 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 23.8% से अधिक है। इसके साथ ही शुद्ध संग्रह भी 7.45 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.3% से अधिक है। राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में अगले सप्ताह से 24 घंटे आवश्यक वस्तुओं और भोजनालयों से होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने श्रम कानूनों में संशोधन के बाद इस नियम को मंजूरी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्व समुद्री क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया ने यह 7वीं बार मिसाइल परीक्षण किया है। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार की जाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा कि अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी गोलीबारी के कारण यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने दावा किया है कि इस गोलीबारी के कारण परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद जनरल सुरोविकिन को यूक्रेन में रूसी सेना का प्रमुख बनाया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेतीले तूफान ने कहर मचा दिया है। कैलिक्सिको में रेतीले तूफान ने सड़कों पर कारों को पूरी तरह से ढक दिया है। तूफान ने आसमान में धूल का गुबार बना दिया। रेतीले तूफान के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं रेतीले तूफान के कारण दृश्यता का स्तर कम हो जाने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तेम्बा बावुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह टीम की कमान केशव महाराज के पास है। दोनों टीमों ने आज के मुकाबले के लिए 2-2 बदलाव किए हैं। भारत की तरफ से ऑलराउंडर शहबाज अहमद अपने करियर का पहला मुकाबला खेलेंगे और दूसरे खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई को टीम से बाहर किया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने ब्यॉर्न फोर्टुइन और रीजा हेंड्रिक्स को टीम में शामिल किया है। सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम आज से इस मैच में करो या मरो की स्थिति में होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। तैराकी के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। स्पर्धा के रजत पदक पर तमिलनाडु के एस दानुश ने अपना कब्जा जमाया, जबकि कांस्य पदक केरल के अनूप के नाम रहा। वहीं राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 100 मीटर तैराकी के फ्री स्टाइल स्पर्धा में असम की शिवांगी शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शिवांगी ने गुजरात के स्टार तैराक माना पटेल को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं गुजरात की माना पटेल ने रजत पदक से संतोष किया। देश भर में आज शरद पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। लोग आज महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कई मंदिरों में झांकियां भी निकाली जा रही हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लोग पवित्र गंगा समेत तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के सुखी रहने से ही पूरा समाज सुखी रह सकता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 25 से 30 साल बाद ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया वाल्मीकि जयंती मनाएगी। समाज का कोई भी अंग दुख में, समाज सुख में नहीं रह सकता। मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, नहीं मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सहित, प्रत्येक अंग सहित, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के सचिव इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए। जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी।
पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हर साल इस्लामी महीने 12 रबी अल अव्वल को हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इंसानों को सीरत और चरित्र के निर्माण के लिए नैतिकता का शिक्षण देने वाले हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में उस समय हुआ जब पूरा अरब गंभीर नैतिक संकट में था। जिस वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ वो साल विजय और समृद्धि का साल हो गया। रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की खुशी में पूरी इस्लामी दुनिया में ईद मिलाद आयोजित की जाती है। इस अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं और नारे रिसालत बुलंद किए जाते हैं। हजरत मोहम्मद का आचरण इतना बुलंद था कि दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। दुश्मनों को माफ कर देना, गुलामों और कनीजों से अच्छा व्यवहार करना, बीमारों की देखभाल करना, निर्बलों और बूढ़ों को सहारा देना और अपने पराये सभी के साथ प्रेम और नम्रता का बर्ताव करने की अनगिनत उदाहरण हजरत मोहम्मद के जीवन में मिलती हैं। हजरत मोहम्मद का पूरा जीवन मानवता के नाम था। उनके आचरण हमें दूरियों को मिटाने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का शिक्षण देते हैं। तेरी गोद में आ गए। मसरूर फैजी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़, दिल्ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीते दिनों देश में एक ऐतिहासिक घटना हुई। देश की धरती पर करीब 74 सालों के बाद सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीते की भारत की धरती पर वापसी हुई। देखिए इन चीता मित्रों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। चीता मित्र यानी चीतों के मित्र, जिनका काम है लोगों को समझाना कि ये चीते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नावीलिया से लाए गए 8 चीते भारत को उपहार स्वरूप दिए जाने के बाद चीता मित्रों से मुलाकात भी की। इन चीता मित्रों को चीता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री ने चीता मित्रों से देश में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अनुकूलित वातावरण बनाए जाने पर भी विचार विमर्श किया। चर्चा में शिकारियों और अन्य कारकों से चीतों की सुरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आज ये चीता मित्र अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये चीता मित्र लोगों को चीते की जीवन शैली और तौर तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने हम चीता मित्र की जिम्मेदारियां छोड़ी थी और गांव वालों को जागरूक करना है कि ये चीता इंसान पे कभी हमला नहीं करते और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी चीता मित्र के रूप में प्रधानमंत्री ने हमको जिम्मेदारी ये सौंपी है कि जब चीता जंगल से फॉरेस्ट से बाहर आए तो हमें फॉरेस्ट वालों को सूचना देनी है और सब लोगों को गांव में ये समझाना है, इंसान को इसके प्रति जागरूक करना है, व्यक्तियों को कि चीता हानिकारक नहीं है, चीता मित्र है अपना। इसीलिए हम चीता मित्र हैं, उनको समझाना है। अगर कोई पशुधन की हानि होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी। हमको इस प्रकार जागरूक करना है और चीताओं की रक्षा करनी है। स्थानीय आबादी को चीता और उसकी विशेषताओं के बारे में और अधिक समझाने के लिए वन अधिकारियों ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 51 गांवों से लगभग 400 चीता मित्रों को प्रशिक्षित किया है। इनका काम है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जानवर बाड़े से बाहर न आए। जरूरत पड़ने पर उनका काम स्थानीय वन अधिकारियों को सतर्क करना और यह सुनिश्चित करना है कि चीता शिकारियों से सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।